हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम गाला का जो पेपर सोल्यूशन हम करा रहे हैं, आज पेपर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 4 का सेक्शन ए आज पूरी तरह से कंप्लीट होगा। इसमें कुल 24 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा। सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से फर्स्ट 6 जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहता है। आपको सोल्यूशन करने के बाद ही पता होगा कि इसका जो है सही आंसर, सही ऑप्शन क्या होगा। उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व अगर कर ले रहे, मन में कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो उसको आप ज़रा फास्ट अपनी जो है कैलकुलेशन को करिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो आपका सही आंसर आएगा वही ऑप्शन आप वहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी अभी नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि 10वीं क्लास, 9th क्लास और जो भी एसएससी के भी वीडियोज़ हम बनाते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं 12वीं के बाद, उनके लिए भी अच्छे क्वेश्चंस को लेकर हम आते हैं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - 2y = 6 एंड द y एक्सिस इज डैश। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है y एक्सिस इज, अगर y एक्सिस दिया गया है तो उसके लिए हमारा हो जाता है, y एक्सिस अगर दिया है तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, A 2 0 0 -3 -2 0 एंड 0 3। इन चारों ऑप्शन में से कौन करेक्ट आंसर होगा उसको आपको देखना है और लिखना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो यहाँ पे लिखा है y एक्सिस की बात कर रहा है, तो आप लिखिएगा एट, वैसे तो लिखना है शॉर्ट में ही आपको लिखना है, क्योंकि ऑप्शन ही वहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री के अंदर लिखना होता है, राइट करना होता है। लेकिन सोल्यूशन के लिए मैं आपको समझा देता हूँ पूरा एकदम डिटेल में। एट y एक्सिस जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सिस 2 होते हैं, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। अगर y एक्सिस के ऊपर लिया जा रहा है कोई पॉइंट, तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू कुछ न कुछ जरूर आती है। अब करेंगे क्या हम? ये जो हमारा इक्वेशन है 3x - 2y = 6, अब हम करेंगे क्या? x की वैल्यू हमको तो पता चल गई, लेकिन y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है वो हमको पता नहीं चल रहा है। तो करेंगे क्या हम? जहाँ x है वहाँ पे हम 0 रख देते हैं। तो 3 × 0 - 2y = 6। 3 का मल्टीप्लाई 0 हम करेंगे तो 0 आएगा, -2y = 6। अब करेंगे -2y = 6 और y = 6। इस 2 को राइट साइड ले जाएंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता रहता है तो ट्रांसपोज करते हैं किसी नंबर को तो डिवाइड हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो -2 आ गया, 2 3 जा 6, -3 आ गया, y = -3। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, जो भी पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x का तो पता है 0 और y का हमको मिल गया -3। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0 और -3। तो 0 एंड -3 ऑप्शन नंबर किस में हमको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x + d = 0। देखो, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d = b² - 4ac होता है। बात समझिए आप, b² - 4ac होता है। और जो हमारा ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, x² + 5x + 5 = 0। अगर ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का जो कंपैरिजन होता है, कंपेयर जो करना होता है, वो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कर देना होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ से देखो, x² का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है a है, तो a की वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ पे 1 माना जाता है, तो a = 1 हो गया। b = 5 एंड c = 5। ये तीनों चीज़ें हमको ए बी और सी की वैल्यूज़ हमको मिल गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को उठा के हम इसमें रख देते हैं। तो आपको पता है b² - 4ac = जहाँ b है वहाँ पे 5 रखेंगे, तो b का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a आता है, तो a की वैल्यू कितना है? 1 × c की वैल्यू कितनी है? 5। इसको आप सॉल्व करिए, 5 × 5 = 25 -4 × 5 = 20, 21 ×
20। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो बचता है हमारा 5। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा हमारा D इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज़ 5 देन वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13 इज़ डैश डैश डैश। यहाँ पे कुछ नंबर हमको लिखना है, जिसमें हमारा ऑप्शन दिया है A इक्वल टू 5, B की मतलब B है 20, C है 25, D 30, यानी इन चारों में से कोई एक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन इज A3 माइनस 2 देन द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर हैज़ द कोऑर्डिनेट्स डैश डैश डैश। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आइए मैं पहले थर्ड को सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ एन AP इज़ 5, तो D इज इक्वल टू 5 दिया है। A18 लिख लीजिए, फिर A13 दोनों को माइनस कर दीजिए। देखिए कैसे होगा, पहले तो A18 की बारी आती है। A18 इज इक्वल टू, आपको पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, तो A18 हो जाएगा तो A प्लस, देखिए n होगा ना, तो इसकी जगह n की जगह ये रखा जाएगा। 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। तो A18 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ बचेगा 17 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ऐसा मान लेते हैं। दोबारा क्या है, A13 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम A13 इज इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है, तो A13 इज इक्वल टू A प्लस 13 में से 1 को माइनस करेंगे 12 आएगा, 12 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, A18 माइनस A13 निकालना है, तो A18 यहाँ लिखेंगे, A18 माइनस A13 इज इक्वल टू 18 की वैल्यू रख देते हैं, A प्लस 85 माइनस क्या है A13, अभी A13 को रखना है यहाँ पे, तो A13 होगा A प्लस 60, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 60, ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको सॉल्व करिए। A प्लस 85, ये ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस ऑपरेट होता है इन दोनों के ऊपर, तो ये प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस A, और इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस, तो माइनस हो गया 60। A माइनस A प्लस कैंसिल आउट, 85 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो A18 माइनस A13 इज इक्वल टू 25। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी का 25 राइट करना होगा आपकी सप्लीमेंट्री पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कह रहा है, वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन इज A3 माइनस 2 देन द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर हैज़ द कोऑर्डिनेट्स। मतलब क्या, एक मैं यहाँ पे सर्कल पहले बना देता हूँ, इस सर्कल में यहाँ पे मान लीजिए सेंटर हो जाएगा और ये डायमीटर हो जाता है। दोनों सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो क्या होती है, हमारी डायमीटर होती है। तो ये A का है और यहाँ पे पॉइंट क्या होगा हमारा, B होगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो हमारा O है। अगर ओरिजिन की बात कर रहा है तो यहाँ पे 0 0 होगा, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। उसके बाद कुछ और कह रहा है, यहाँ A दिया है 3 माइनस 2, A दिया है 3 और माइनस 2, B हमको पता नहीं है, इसी पॉइंट का हमको x और y मतलब इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट 3 माइनस 2 है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, बता रहा है कि जो डायमीटर है इसका मिड पॉइंट या सेंटर है, तो यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको आप यहाँ पे आप x1 और y1 राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप x1 और y1 राइट कर सकते हैं, या इसको आप x2 और y2 लिख सकते हैं, और इसे आप x और y लिख सकते हैं। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको x1 y1 मानेंगे तो इसको x2 y2 हमको लेट करना पड़ेगा। अगर इसको x1 y1 मानते हैं तो इसको x2 y2 मानेंगे। दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सेंटर होगा उसको हमें x y ही मानना होगा, क्योंकि मिड पॉइंट जो हमारा x एंड y है वो हमको दिया है 0 एंड 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। देखो
ये x1 है प्लस x2 3 है, तो x1 प्लस 3/2 y इज इक्वल भी यहाँ पे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 तो y1 ही रहेगा और प्लस y2 की जगह पे क्या है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस का, तो -2/2। अब क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू x1 प्लस 3, इस x1 को इधर लाएंगे तो x1 इज इक्वल टू -3 हो जाता है। ठीक है, एक वैल्यू हमको मिल गई। सेकेंड क्या है, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, y1 -2 होगा, y1 इज इक्वल टू प्लस में 2 आएगा क्योंकि ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट आया है वो -3 और 2 आया है, तो माइनस और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप देखिए क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन हम करके दिखाते हैं आपको। 2 tan 30 वैल्यू होती है 1/√3/1 प्लस यहाँ पर भी tan 30 है तो 1/√3 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या रख देते हैं, स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 1 = 2/√3/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 3 बचता है। ठीक है, 3 बचता है। अब इसको हम लिखेंगे 2/√3/3 1 = 3 और प्लस कर देंगे 1 तो हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर जाएगा और ये 4 कहाँ आएगा, नीचे आता है, तो 2 1 = 2 2 2 = 4, इसको हम राइट कर दें 3/2√3। अभी क्या करेंगे, हम 3 को हम राइट कर सकते हैं √3 × √3/2√3। मतलब क्या, अगर यहाँ √3 है तो इसको 3 है तो इसको हम √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट के बचता है 1 नंबर यानी 3, तो 3 जगह पे हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, तो √3 कैंसिल आउट, हमारा आंसर आ गया √3/2। आपका ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज 6 7 x - 2 x 17 20 इज 16 देन x इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं 15 16 17 एंड 18। इन चारों ऑप्शन में क्या हमारा आंसर होगा, इसको आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो हमको यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उसको हम राइट कर लेते हैं 6 7 x - 2 x 17 और 20। ठीक है, ये हमारा 16 है, 16 को भी हम बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितने ऑब्जर्वेशन यहाँ दिए गए पहले उसको आप देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हो गया। अब 6 क्या है, इवन है कि ऑड है, 6 इवन है, तो इवन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मीडियन के लिए, मीडियन इज इक्वल टू होता है n/सेकेंड टर्म प्लस n/2 प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर ऑब्जर्वेशन दिए गए हों वो इवन हो तो n/सेकेंड टर्म प्लस n/2 प्लस 1st टर्म अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर ऑड होता तो n/सेकेंड टर्म खाली लिख देते, उसी से हमारा प्रूव हो जाता, बल्कि यहाँ पे क्या है, इवन है। तो देखो मीडियन हमको दिया है, अब देखिए क्वेश्चन मीडियन 16 दिया हुआ है, तो मीडियन 16 है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे n की वैल्यू कितनी है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है वही वैल्यू n की होती है। तो यहाँ रखेंगे हम 6/सेकेंड, ऐसा समझ जाइएगा, प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म है अपॉन 2, तो 2 3 = 6 2 3 = 6, यहाँ हो गया थर्ड टर्म, कैसा टर्म हो गया, थर्ड टर्म प्लस 3 1 मिलके 4 फोर्थ टर्म हम यहाँ लिख देते हैं अपॉन 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मीडियन दिया है हमको 16, क्वेश्चन देख लीजिए 16 दिया है, तो 16 इज इक्वल टू, अब थर्ड टर्म कौन है,
1 2 3, थर्ड टर्म हमारा यही है x माइनस टू, तो यहाँ रखेंगे x माइनस टू प्लस फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म हो गया तो प्लस x अपॉन टू हो गया 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 इज इक्वल टू x मिल के 2x माइनस 2, इस 2 को फिर इधर लाएंगे तो 30 और 2 मिल के 34, क्योंकि माइनस से इधर आके प्लस होगा तो दोनों प्लस रहेंगे तो ऐड हो जाएगा तो 2x। अब काटिए 2 17 जा 34, तो x की वैल्यू आ गई 17। हमसे मीडियन पूछा था, हमको मीडियन दिया था, x की वैल्यू पूछा था, तो x की वैल्यू 17 है। आपका ऑप्शन नंबर जो है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ये जो 2 4 6 6 क्वेश्चन ऐसे हमारे हैं जो सॉल्व करके इसमें भी ऑप्शन ही दिए गए हैं, तो इनको आपको बताना है। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन है, √2 माइनस √3 प्लस √2 इस डैश नंबर। अब इसमें इंटीजर दिया है, इरेशनल दिया है, नेचुरल दिया है, इन तीनों में कौन सा सही ऑप्शन होगा उसको हमें करना है। यानी कि यहाँ लिखा है √2 माइनस √3 और दूसरे में लिखा है √3 प्लस √2। इसे क्या करेंगे हम, देखिए इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। √2 माइनस √3 यहाँ दिया है और यहाँ पे √2 को पहले आप राइट कर लीजिए एंड √3 को बाद में राइट कीजिए। ये जो हमारा ये पैटर्न है ना, एक हमें फार्मूले की याद दिला रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब देखो a माइनस बी वही संख्या वही नंबर यहाँ है, खाली यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन अलग है। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का, तो फर्स्ट कितना है √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस कर देंगे तो बचेगा -1। ये हमारा बचा -1। अब पूछ रहा है कि ये हमारा इंटीजर है, इरेशनल। देखो नेचुरल तो है नहीं, क्योंकि नेचुरल में नेगेटिव नंबर नहीं आती है। पहली बात, नेचुरल में नेगेटिव नंबर नहीं आती है, तो वो नेचुरल तो कट गया पहले से ही। इरेशनल ये हो नहीं सकता, ये इंटीजर होगा। क्या होगा, ये इंटीजर होगा। इसका आंसर हो गया इंटीजर। उस पर आप करेक्ट वहाँ पे लिख दीजिएगा, फिलअप्स कर दीजिएगा। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज डैश। अब वहाँ क्या भरा जाएगा, उसके लिए 3 ऑप्शन है, 24 माइनस 24 एंड 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तीनों में कुछ कॉमन हमको दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है। तो बचा हमारा, देखो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है। जब 3 पावर में 1 पावर का डिवाइड करेंगे तो 1 पावर से 1 पावर कटेगा, 2 पावर बचेगा, तो x पावर 2 हो गया। अब इससे एक कम बचेगा तो 5x बचेगा। यहाँ तो x डिवाइड होकर कट गया, बचेगा -2, यहाँ पे हो गया -24। अब क्या करेंगे हम, आप जानते हैं यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की बात कर रहा है, तो फॉर जीरोज यहाँ पे जीरोज लिख दिया करिए, कोई डाउट नहीं है। तो अभी x को -24 करेंगे, x -24 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आ गया हमारा 24। अगर ये 24 मैच कर रहा है तो यहीं तक हम इसको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, और 24 हमारा आया भी है, फर्स्ट वाला ही आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 73 मार्क्स इन अ 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर इन योर हैंड इज। मतलब जो इसमें कह क्या रहा है कि जो एक एग्ज़ाम हुआ है जिसमें टोटल मार्क्स 80 है। कितना टोटल मार्क्स, 80 का क्वेश्चन पेपर आपका बना हुआ है, जिसमें 73 मार्क्स का स्कोर करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 23/80, 1/80, 1/83। अब ऐसा नहीं करने का कि यहाँ 73 दिया है, यहाँ 80 दिया, 73/80 आप करके ख़त्म कर दीजिए।
ऐसा नहीं, या ऐसा कि 73 एक टाइम आएगा तो 1 लिख दीजिए और 80 टोटल, ऐसा नहीं। देखो इसमें करना क्या है, जो टोटल आउटकम होता है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, जो टोटल आउटकम्स होता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए आप, वैसे तो मार्क्स टोटल 80 है, 1 से लेके 80 तक बच्चा स्कोर करेगा तो 1 2 3 4 5 1 मार्क्स भी ला सकता है, कोई 2 मार्क्स ला सकता है, कोई 79 ला सकता है, कोई 80 ला सकता है। तो टोटल अगर नंबर आप काउंट करेंगे टोटल आउटकम्स तो वो हमारा होगा 80। लेकिन भाई एक ऐसी नंबर है जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, वो कौन सी नंबर है? 0। कौन सी नंबर है? 0। 0 भी एक नंबर है और टोटल मार्क्स कितने का? 1 से लेके 80 तक नंबर है, तो 80 और 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल आउटकम 81। बात समझिए, नहीं समझे आप? क्योंकि ये जो हमारा मार्क्स 1 से लेके 80 तक है, 1 से 80 तक टोटल नंबर कुल 80 होते ही हैं। कितने होते हैं? 80 होते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 0 मार्क्स भी लाने वाले स्टूडेंट होते हैं, तो एक हमारा 0 भी है नंबर, उसे हम एक नंबर है तो 1 मान लिया, और टोटल 80 है तो 80 में प्लस किया तो 81, टोटल आउटकम 81 आ गया, हमने नीचे लिख दिया। ऐसा नीचे ये तो टोटल आउटकम हो गया। आपको प्रोबेबिलिटी लिखना है। क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी। देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए कह रहा 73 मार्क्स स्कोर करना है, तो 73 0 से लेके 80 तक 73 कितनी नंबर है? एक ही नंबर है भाई। 10 बच्चे 73 नंबर लाए, चाहे 50 बच्चे लाए, चाहे 100 बच्चे लाए, पूरी क्लास 73 ला दे, लेकिन नंबर 73 तो एक ही टाइम्स आई है ना। तो ये हमारा हो गया 73/81 आपका, सॉरी 1 लिखना है, एक ही टाइम आया ना, 1 लिखना है, तो 1/81 ये हमारा आंसर हो गया। 73 1 टाइम आया ना, तो 1 टाइम अपॉन 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, आप देख के इसका आंसर लगा लीजिए, क्योंकि आपको एक फार्मूला याद होगा, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है, और साइन ए को अगर ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि सबके पावर में 1 तो हमेशा रहता ही है, जब किसी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसके पावर में माइनस लग जाता है, तो साइन ए के पावर में -1 हो गया। ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, tangents PA and PB with center O touches the circle in A and B points. If angle AOB is equal to 80 degree, then angle OPB is equal to how much? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हमारा है 80 डिग्री, 90 डिग्री एंड 50 डिग्री, ये 3 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ टेंजेंट PA एंड PB विथ सेंटर O टचेज सर्कल पर। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक सर्कल हमने बना लिया, ये हमारा सेंटर हो गया O मान लीजिए। अब कोई टेंजेंट है जो यहाँ से इस तरह से टच कर रहा है और दूसरा टेंजेंट हमारा यहाँ टच कर रहा है। टेंजेंट हमारा क्या दिया है? PA एंड PB, यही तो कह रहा है ना। देखो लिखा है आपके क्वेश्चन में टेंजेंट PA एंड PB। टेंजेंट में जो टच करती हुई लाइन किसी सर्कल को जाती है वही टेंजेंट होती है। तो PA हो गया, ये हमारा PB हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है एंगल AOB 80 डिग्री। AOB ये एंगल 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री है। ये एंगल 90 होता है, आप पढ़े होंगे थ्योरम में, ये भी 90 होता है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि एंगल OPB की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए OPB मतलब क्या? अगर यहाँ पे ये 80 है हमारा, ठीक है, और यहाँ से इसको हम मिला देते हैं तभी तो OP और B मिलेगा, OPB मिलेगा। ये वाला पूछ रहा है, तो करेंगे क्या? यहाँ पर एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उसका जो पूरा सम होता है वो 360 होता है। तो देखिए एंगल APB इज इक्वल टू प्लस 90 80 डायरेक्ट करते हैं। 90 + 90 + 80 इज इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे? एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस 9 9 जा
सॉरी प्लस करना है 90 90 180 और 80 मिल के 260 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 260। तो एंगल ए पी बी अगर हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 डिग्री। ए पी बी का मतलब क्या, ए पी बी यानी कि पूरा एंगल 100 आ गया। लेकिन जो ये एंगल पूछ रहा है ओ पी बी, इस 100 का क्या होगा, आधा होगा। तो एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू, हमारा आंसर कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, जो कि हमारा 3 वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 इज 9 देन x प्लस वाई। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है 17 19 21। 17 19 21 क्या होगा। देखिए मीन पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, मीन के लिए क्या करेंगे हम, मीन इज इक्वल टू सबको ऐड कर दिया जाता है 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई प्लस 14, है ना 14 दिया है इस 9। तो 9 तो इधर हम इक्वल टू 9 कर देंगे। अपॉन में होता है जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं 1 2 3 4 5 6 उसका डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है और मीन हमको दिया 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 6 7 13 13 8 21 21 4 25 और 10 35 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 6 इधर जाएगा तो 6 9 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स प्लस वाई। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 54 माइनस 35, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 19 और 4 19। आंसर कितना आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 19। ऑप्शन बीच वाला हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा दिया गया इंस्ट्रक्शन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 13 to 16। ये जो हमारे 13 14 15 16 4 क्वेश्चन दिए गए, इनमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इक्वल टू a इंटू बी। हम देखिए करके दिखाते हैं। लिखा है HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, देखिए बहुत ही क्लियरली मैं आपको समझा देता हूँ। अगर HCF A और B का निकालना होगा तो इसमें कोई भी ऐसी नंबर नहीं 1 के अलावा जो इनमें कॉमन फैक्टर हो। तो जिसमें कोई कॉमन नहीं फैक्टर होता है वो हमारा 1 होता है, वही हमारा HCF होता है। ठीक है, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम हमारा a इंटू बी है, क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा हो जाएगा HCF। हमसे पूछ रहा है HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इज इक्वल टू a इंटू बी। सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। देखिए HCF AB 1 है मल्टीप्लाई LCM AB हमारा a इंटू बी है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू बी आएगा, जो कि हमको यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो हमको क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5 c इक्वल टू 7 d इक्वल टू 11 इन द स्टैंडर्ड नोटेशन गिव्स द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या इसके स्टैंडर्ड नोटेशन में जो a b c और d की वैल्यू दी गई है क्या वो बराबर है। ध्यान दीजिए, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -3, d वैल्यू 11। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 3 करेक्ट है, b की वैल्यू 5 ये भी करेक्ट है, c की वैल्यू यहाँ पे 7 दिया, यहाँ -7 दिया, ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। देखो ये तो ट्रू होगा। क्यों होगा, ये अगर आप इस चैप्टर पढ़े होंगे तो पीछे आपको सारी चीज़ें दिखाया गया होगा। अगर ये कंडीशन आती है, दो इक्वेशन रहेंगी, दोनों इक्वेशन में a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसमें अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल है और थर्ड वाली इनके इक्वल नहीं है
तो वह इक्वेशन के पास कोई भी सलूशन नहीं होता, इसलिए यह जो कह रहा है वो सही कह रहा है, हमने ट्रू लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव ओनियन इन ए लॉट ऑफ 400 onion is 0.035, then the number of defective onion is 15, then the number of defective onion is 15। तो अगर डिफेक्टिव ओनियन इज़ 15 आ रहा है तो उसके लिए क्या यह ट्रू है या फॉल्स है, तो डिफेक्टिव ओनियन हम निकाल देते हैं। इसमें किया क्या, हमको दिया गया है कुछ PE इज इक्वल टू हमको दिया गया है वो हमारा है 0.035। उसके बाद हम टोटल आउटकम्स हमारा जो है, हमारा टोटल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ ओनियंस कितने हैं 400 हैं, कितने हैं 400 हैं। उसके बाद हम फेवरेबल आउटकम्स मान लेते हैं, लेट फेवरेबल आउटकम्स। नहीं पता है तो हमको मानना पड़ेगा, कितना मान लेंगे हम x मान लेंगे। अब हम कर देंगे PE इज इक्वल टू x बाई 400। PE की वैल्यू हमको पता है 0.035 अपॉन 1 मान लेते हैं, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इज इक्वल टू x बाई 400। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x इज इक्वल टू 0.035 इंटू 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल जीरो हम यहाँ राइट कर देते हैं, 4 5 जा 22, 4 3 जा 12 टू 14 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 4 है, यानी x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 आ गया, जबकि यहाँ 14 आ गया, जबकि यहाँ पे डिफेक्टिव ओनियन 15 दिया है और हमारा डिफेक्टिव ओनियन 14 आया है, इसलिए ये कथन जो कह रहा है ये हमारा फॉल्स है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर अ गिवन AP इट्स nth टर्म इज गिवन बाई an इज इक्वल टू 6n प्लस 11, फाइंड द फर्स्ट टर्म। a की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसमें दिया है, इसमें क्या दिया है nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP कितना है इज इक्वल टू दिया गया है हमको 6n प्लस 11। तो हम फॉर्मूला जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमको पता है तो 6n प्लस 11 निकाल लेंगे इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी कर दिए, तो 6n प्लस 11 इज इक्वल टू करेंगे क्या a प्लस d का n में मल्टीप्लाई कर दिए तो nd हो जाएगा, और d का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस d हो जाएगा। इसको देखिए 6n प्लस 11 इज इक्वल टू nd को पहले लिख दीजिए, nd प्लस a माइनस डी हमने कर दिया। इसको हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कैसे होगा, देखो n वाले को n के साथ करिए आप, 6n इज इक्वल टू nd, n से n कैंसिल आउट, d की वैल्यू कितनी होगी हमको 6 मिल गई, बात ख़त्म। आगे आइए, यहाँ पर a माइनस डी हमको दिखाई दे रहा है, अब a माइनस डी को किसके साथ कंपेयर करेंगे 11 के साथ, तो a माइनस डी इज इक्वल टू 11, a माइनस 6 की d की वैल्यू 6 आ गई तो 6 इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11 6 जाएगा तो प्लस 6, a इज इक्वल टू 17 हमको मिल गया, और यही हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे फिगर दिया गया है, इन द गिवन फिगर इफ PA एंड PB आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, PA और PB जो है दोनों टेंजेंट हैं इस सर्कल के, बात क्लियर हो गई, सर्कल के टेंजेंट है, और यहाँ पर AOB की वैल्यू 110 दिया गया, यानी क्या AOB ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 110 हमको दिया गया है, और हमको APB की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब क्या APB ये APB इसकी वैल्यू हमको पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर कोई टेंजेंट किसी सर्कल को टच करते हुए जा रहा है तो सेंटर से उस पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यहाँ भी टच करके जा रहा है तो सेंटर से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो कोई बात नहीं है, आप देखिए चारों जो एंगल है सबका सम 360 होता है, तो यहाँ पे हम 90 110 90 रख सकते हैं, डायरेक्ट करो आप 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल
APB पूछ रहा है ना, तो APB इज इक्वल टू 360 होता है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे 110 और 90 मिलके 200 और 90 प्लस कर दिया तो 290 हो गया, प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 यहाँ पे हो गया। एंगल APB की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो 360 ट्रांसपोज कर देंगे 290 को, तो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। इसमें हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो 10 0 69 7 यानी कि 70 डिग्री आ जाएगा APB की वैल्यू। ये हमारा करेक्ट आंसर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन व्हिच टू नंबर। जो प्रोबेबिलिटी होती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के ही बीच में आती है। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आती और 0 से कभी छोटी नहीं आती। तो हमारा आंसर 0 एंड 1 हो जाएगा। इसी पर ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ UI इन स्टेट डिविजन मेथड। ये हमने लिख दिया है, आपको पता भी होगा। UI इज इक्वल टू XI माइनस A/H। दोस्तों ये लास्ट के 4 जो क्वेश्चन है मैचिंग पर डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पे 21 है, टोटल सरफेस एरिया ब्रिक। आप समझते हैं ब्रिक जो होता है वो क्यूबाइड के फॉर्म का होता है। क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया होगा वही आपके ब्रिक का होगा, यानी 2LB + BH + HL। यानी कि जो 21 है उसका सही ऑप्शन A है, उसके साथ मैच होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल। वेल का मतलब होता है कुआं, वेल का मतलब होता है कुआं, और कुआं सिलेंडर के फॉर्म का होता है, तो 2πRH हो गया। बात क्लियर हो गई। 23 सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेक्टर। इसका C है 2R, क्योंकि जब माइनर सेक्टर बनाएंगे वहाँ पे 2R मिलेंगे। 2R + 3/360 × 2πR ये होता है। और लास्ट वाला जो 24 है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसका होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, आप पढ़े भी होंगे, तो इस तरह से इनको आप लर्न भी कर सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट हमसे पूछा था कि जो गाला के पेपर सर आप सॉल्व करा रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स केवल ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो ला नहीं सकते, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, बस क्वेश्चन के थोड़े बहुत नंबर डिजिट वगैरह चेंज करके आ सकते हैं। मेथड तो आपको पता हो गया, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आप, उसके बारे में भी आपको पता चल गया। तो 100% आप ये पढ़िए गाला, और ज़्यादा आपको नंबर लाना तो जितने भी आपको असाइनमेंट मिले सब असाइनमेंट आप पढ़ लीजिए। और मैथ की जो बुक है उसको भी पढ़ना न भूलें। और खाली पास होना है तो आप समझिए, आप खुद ही समझदार हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो हमारा जो मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ आपको अच्छा लगता है कि नहीं। तो अगले वीडियो में सेक्शन B के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।